नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पोटेंशियल तैयारी करने वाले छात्रों के लिए भारतीय संविधान की जो क्लास मैंने शुरू की है उस क्लास के अंतर्गत छठा वीडियो है। इसमें आज हम भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत जो मूल अधिकारों का चैप्टर है उसे पूरा करेंगे। साथियों, अभी तक आप चैनल पर पहली बार आए हैं या नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए। चलिए साथियों, चलते हैं चैप्टर की ओर। तो साथियों, भारत के संविधान में मूल अधिकारों की अवधारणा अमेरिका के संविधान से ली गई है। साथियों, बहुत आराम से मैंने पूरा नोट्स तैयार किया हुआ है। इस वीडियो को आप पॉज करके पूरा नोट जो है बना सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, आने वाली सभी परीक्षाओं में काम आने वाला है। तो साथियों, मूल अधिकारों की अवधारणा संविधान के भाग 3 में दी गई है, वो अमेरिका के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान का भाग 3 मूल अधिकार, ये जो है अमेरिकी संविधान के बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित है। ये तो बात ठीक है, अमेरिकी संविधान से ली गई है, लेकिन इसके साथ में एक और ये बात आ गई कि अमेरिका का संविधान है उसमें बिल ऑफ राइट्स, वहाँ से इस टॉपिक को उठाया गया है। भारत में मूल अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त विशेष अधिकार हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए नितांत आवश्यक हैं। संविधान द्वारा कुछ मूल अधिकार जैसे अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार केवल नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, तो वहीं कुछ मूल अधिकार सभी व्यक्तियों के लिए हैं। तो साथियों, बताते चलें, किसी भी देश में जो व्यक्ति होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं नागरिक होते हैं, नागरिक, और दूसरे अन्य देशी होते हैं। तो यहाँ पर जो मूल अधिकारों का जो चैप्टर है वो सभी के लिए है, जिसमें कुछ अनुच्छेद केवल नागरिकों के लिए हैं। ये 15, 16, 19, 29, 30 ये जो है, इनसे जो मूल अधिकार मिल रहे हैं वो केवल नागरिकों के लिए हैं। और इनके अलावा कुछ और अनुच्छेद हैं वो सभी व्यक्तियों के लिए हैं, जिसमें विदेशी लोग, अन्य देशी लोग भी शामिल हैं, उनके लिए भी प्रावधान किया गया है। आपात के समय राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 व 21 के सिवाय अन्य सभी मूल अधिकारों को निलंबित कर सकता है। तो साथियों, मूल अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, और आपातकाल की जब स्थिति अगर होती है देश में तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो मूल अधिकारों को निलंबित कर सकता है। बट उसमें ही अनुच्छेद 20 और 21 इनको आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। आगे बात है, मूल अधिकार जो है वो न्याय योग्य है, अतः इन्हें न्यायालय द्वारा लागू करवाया जा सकता है। तो साथियों, मूल अधिकार जो हैं वो न्यायालय द्वारा लागू करवाए जा सकते हैं। अभी इसमें आगे अगर बात आएगी, अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है या हनन होता है तो आप इन्हें कैसे लागू करवा सकते हैं। तो ये न्याय योग्य है। इसमें संसद जो है साधारण विधि द्वारा किसी प्रकार से कमी नहीं कर सकती है, किंतु संशोधन कर सकती है। तो साथियों, मूल अधिकारों का जो चैप्टर है उस आर्टिकल्स जो 12 से 35 हैं, इनके में ये बताया गया संसद को ये अधिकार तो है कि उसमें संशोधन कर सकती है, बट किसी मूल अधिकार में किसी प्रकार की कमी नहीं कर सकती। मूल अधिकारों के उल्लंघन होने पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय तथा राज्यों के उच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि ऐसे किसी विधायी या कार्यकारी कृत्य को असंवैधानिक या शून्य घोषित कर सके। साथियों, संसद को अधिकार दिया गया है कि मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, कमी नहीं कर सकती, ये बात तय है। लेकिन साथ में ये कह दिया गया है, अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो भारत के सुप्रीम कोर्ट और राज्यों में जो हाई कोर्ट होते हैं उन्हें ये अधिकार दिया गया है, ऐसा कोई कानून अगर बना है, विधायी या कार्यकारी कृत्य हुआ है, तो उसे असंवैधानिक या शून्य घोषित कर सके। ये अधिकार सुप्रीम कोर्ट और राज्यों के हाई कोर्ट को दिया गया है। ये जो कार्य करती है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, उसकी यह शक्ति जो है वो न्यायिक पुनरावलोकन कहलाती है। न्यायालय की यह शक्ति न्यायिक पुनरावलोकन कहलाती है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत का मूल संविधान कुल 7 मौलिक अधिकार अपने नागरिकों को प्रदान करता था। साथियों, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, तो यह भारत का संविधान अपने नागरिकों को कुल 7 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता था। किंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया। इस प्रकार से एक संपत्ति का अधिकार जो था मूल अधिकारों की श्रेणी में था, इसे अब हटा दिया गया है। 1978 से ये मूल अधिकारों की श्रेणी में नहीं रह गया है।
अब संपत्ति का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 300 का के तहत एक विधिक अधिकार बन गया है। अतः भारतीय नागरिकों को कुल 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं और ये 6 मूल अधिकार हैं। समानता का अधिकार, इसका विवरण हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 14 से 18 तक। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 तक। चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक। सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक। सॉरी, गलत हो गया, ये टाइपिंग यहाँ पे 25 से 28 तक, यहाँ पे होना चाहिए 29 से 30 तक, यहाँ पे 29 से 30 तक। और इसके अलावा अगला अंतिम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 में ये प्रावधान किया गया है। साथ में जानकारी के लिए नोट में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 31 में संपत्ति के अधिकार का उल्लेख था। अनुच्छेद 31 जो था उसमें संपत्ति का अधिकार दिया गया था, लेकिन अब ये अनुच्छेद निरसित पड़ा हुआ है। 44 में संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा अनुच्छेद 31 में से संपत्ति के अधिकार को निरसित कर दिया गया है और इसे अनुच्छेद 300 का में स्थापित कर दिया गया है, वहाँ इसे विधिक अधिकार बना दिया गया है। तो साथियों, पहला हमारा मूल अधिकार है समानता का अधिकार। इसमें हम अनुच्छेद 14 से 18 तक का अध्ययन करने वाले हैं। तो अनुच्छेद 14 है, सबसे पहले अनुच्छेद 14 को पढ़ते हैं। इसमें दिया गया है विधि के समक्ष समता। भारत में सभी व्यक्तियों को विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 14 में व्यवस्था दी गई है कि भारत में सभी व्यक्तियों को विधि के समक्ष यानी कानून के सामने समता और विधियों का समान संरक्षण प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? राज्य को धर्म, मूलवंश, लिंग, जाति या जन्म स्थान के आधार पर विभेद करने से रोकता है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन अर्थात सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता प्रदान करता है अनुच्छेद 16। सार्वजनिक नियोजन अथवा सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता के बारे में प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 16 में। अनुच्छेद 17 में दिया गया है, यह जो है अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। अस्पृश्यता यानी भेदभाव, छुआछूत का जो प्रचलन पहले हुआ करता था, उस व्यवस्था का ये अनुच्छेद 17 द्वारा उन्मूलन किया गया है। और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का उन्मूलन का प्रावधान किया गया है, उपाधियों का अंत कर दिया गया है। इस प्रकार से अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकार के बारे में ये 14, 15, 16, 17, 18 इस प्रकार से 5 अनुच्छेद बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं। परीक्षा में अक्सर ये अनुच्छेद पूछे जाते रहते हैं। दूसरा हमारा मूल अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 19। प्रारंभ में इस अनुच्छेद में कुल 7 स्वतंत्रताएं थीं। अनुच्छेद 19(1)(चा) में वर्णित संपत्ति के अर्जन, धारण और व्ययन के अधिकार की स्वतंत्रता को 44 में संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1978 द्वारा निरसित कर दिया गया है। तो ये संपत्ति का अधिकार संबंधित था। संपत्ति का अधिकार वहाँ अनुच्छेद 19 से हटाया गया, तो यहाँ अनुच्छेद 31 से हटाया गया, तो यहाँ से भी उसको हटा दिया गया। तो पहले यहाँ 7 प्रकार की स्वतंत्रताएँ थीं, किंतु वर्तमान में अनुच्छेद 19 में कुल 6 मूलभूत स्वतंत्रताएँ उल्लिखित हैं। तो इसमें पहली है अनुच्छेद 19 का में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें विचारों को व्यक्त करने के जितने भी साधन हैं वह इसी स्वतंत्रता के अंतर्गत आते हैं, जैसे प्रेस की स्वतंत्रता, राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा किसी घटना का आंखों देखा हाल प्रसारित करने का अधिकार, प्रदर्शन या धरना। प्रदर्शन या धरना के बारे में बात कही गई है, प्रदर्शन या धरना जो होंगे वो हिंसात्मक नहीं होने चाहिए। इसके अलावा राज्य निम्न आधारों पर वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्त निर्बंधन लगा सकता है। अगर कोई मैटर इस प्रकार का है जिससे भारत की प्रभुता एवं अखंडता से संबंधित हो, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, न्यायालय का अवमान आदि से संबंधित हो, तो इन पर राज्य द्वारा युक्ति निर्बंधन लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 19 खा पढ़ते हैं। शांतिपूर्वक एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता इसमें दी गई है। तो साथियों, इसमें यह बताया गया है कि भारतीय नागरिकों को शांतिपूर्वक
एवं निरायुध अर्थात बिना हथियारों के सम्मेलन करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 19 गा में पढ़ते हैं संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता। साथियों, भारत में संसदीय शासन प्रणाली है और संसदीय शासन प्रणाली का आधार यही अनुच्छेद है 19 गा। इसी के तहत विभिन्न राजनीतिक दल, पार्टियां और संगठन, सोसाइटी, फर्म, साझेदारी जो भी भारत में बनती हैं, विभिन्न प्रकार के यूनियन चल रहे हैं, वो सब अनुच्छेद 19 गा के तहत ही बन रहे हैं। अनुच्छेद 19 गा में भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण की स्वतंत्रता। साथियों, भारत के राज्य क्षेत्र में यानी भारत का राज्य कहाँ तक है, भारत का शासन कहाँ तक है, उस पूरे क्षेत्र में अबाध संचरण की स्वतंत्रता प्रदान करता है ये अनुच्छेद। यानी बिना किसी रोक टोक के पूरे भारत राज्य क्षेत्र में आप संचरण कर सकते हैं, आ और जा सकते हैं। अनुच्छेद 19 गा में कहा गया है भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने या बस जाने की स्वतंत्रता। साथियों, भारत का जो राज्य क्षेत्र है उसके किसी भी भाग में आप निवास कर सकते हैं और चाहें तो वहीं बस भी जाइए, नो प्रॉब्लम, आप बस सकते हैं। इस बात की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19 गा में मिली हुई है। अंतिम है अनुच्छेद 19 छा, कोई वृत्ति, आजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता। संविधान ने आपको कोई वृत्ति, आजीविका या व्यापार, कारोबार करने की स्वतंत्रता प्रदान की हुई है, किंतु किसी उचित कारण के अनुसार राज्य द्वारा इस पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है, लेकिन आप व्यापार कर सकते हैं। कुछ अपवाद इसमें शामिल हैं कि कोई ऐसा व्यापार है जो राज्य की परमिशन के बिना नहीं कर सकते, तो उसे आप नहीं कर सकते हैं। अगला है अनुच्छेद 20। यह अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। इसके अंतर्गत 3 प्रकार से संरक्षण प्रदान किए गए हैं। पहला किया गया है कार्योत्तर विधियों से संरक्षण। कार्योत्तर विधियों से संरक्षण का तात्पर्य यह है कार्य करने के बाद कोई विधि बनाई जाती है तो ऐसी विधियों से संरक्षण किया जाता है। पढ़ते हैं आगे, कोई ऐसा कार्य जो उसे किए जाते समय निर्दोष है, पश्चातवर्ती विधि द्वारा अपराध घोषित नहीं किया जा सकता है। साथियों, तात्पर्य यह है कि जो कार्य आज किया जा रहा है और आज वो कार्य करना अपराध नहीं है, और अगर उसी कार्य को अगले आने वाले दिनों में अपराध घोषित कर दिया जाए तो आज जो कार्य किया गया है उसके बदले कोई ऐसा अपराध घोषित नहीं किया जा सकता है। वो विधि बनाने के बाद अगर वही कार्य बराबर किया जाता रहेगा तो उसे अपराध घोषित किया जा सकता है। भूतकाल में कोई कार्य किया गया है और करते समय वो अपराध नहीं है तो उसके लिए कोई पश्चातवर्ती विधि नहीं बनाई जाएगी या उस पर लागू नहीं की जाएगी। दूसरा है दोहरे दंड से संरक्षण। साथियों, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से बार अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। ये व्यवस्था संविधान में अनुच्छेद 20 में की गई है। तीसरा बताया है यह न्यायालय या न्यायिक अधिकरण के समक्ष, तीसरा नहीं इसी के बारे में है, यह न्यायालय या न्यायिक अधिकरण के समक्ष कार्रवाइयों पर ही प्राप्त होता है। विभागीय, अनुशासनिक और अन्य कार्रवाइयों पर ये लागू नहीं होता है। जो न्यायालय में जो कार्य चलते हैं, विधिक कार्रवाइयाँ चलती हैं, उन पर ये दोहरे दंड संरक्षण वाला कार्यक्रम व्यवस्था लागू होती है। तीसरा है इसमें किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। यदि अभियुक्त स्वेच्छा से साक्ष्य देता है तो वर्जित नहीं है। इसके बाद आता है साथियों अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में कहा गया है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका विवरण यह है किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। साथियों, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता मिली हुई है अनुच्छेद 21 के तहत। यह संरक्षण जो है, स्वतंत्रता जो है, नागरिकों और विदेशी सभी व्यक्तियों को मिली हुई है। और साथ में कहा गया है किसी व्यक्ति को उसके प्राण से वंचित नहीं किया जा सकता, दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। केवल जो किया जाएगा तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही किया जा सकता है। ये साथियों अनुच्छेद मूल संविधान में नहीं था, अनुच्छेद 21 का इसे बाद में जोड़ा गया है और इसका विवरण भी दिया गया है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा। इस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया है। साथियों,
1986 में संविधान संशोधन हुआ है, उसके तहत ये नया अनुच्छेद जोड़ा गया और इसी अनुच्छेद में शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया। अब शिक्षा का अधिकार जो है मौलिक अधिकार बना दिया गया है। इसके तहत राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध करेगा। साथियों, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथियों, लगातार मैं क्लास ले रहा हूं संविधान की और पूरा संविधान कवर कराऊंगा आपको, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, सिस्टम से करा रहा हूं। बीच बीच में जो वीडियो हो जाएंगे, जो क्लास हो जाएगी, उसका प्रैक्टिस सेट भी बना के मैं आपको दूंगा। तो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो लाइक भी कर दिया करो। अनुच्छेद 22 है गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। इसके अंतर्गत व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार एवं अपनी रुचि के विधि व्यवसायी अर्थात वकील से परामर्श एवं बचाव का अधिकार प्रदान किया गया है। साथ में गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने का भी अधिकार दिया गया है। और साथ में साथियों, निवारक निरोध के संबंध में गिरफ्तार व्यक्ति 3 मास तक, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, गिरफ्तार व्यक्ति 3 मास तक निरुद्ध किया जा सकता है। गिरफ्तारी का आधार बताया जाएगा एवं गिरफ्तारी आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन का अवसर भी प्रदान किया जाएगा। इसी के साथ साथियों, तीसरा जो हमारा मूल अधिकार है संविधान में वर्णित है, उसका नाम है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें 2 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। तो अनुच्छेद 23 पहले पढ़ते हैं। इसके द्वारा मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बलात्श्रम प्रति निषिद्ध कर दिया गया है तथा इसका उल्लंघन अपराध घोषित किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है साथियों, अक्सर परीक्षा में आता रहता है। तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है, मानव का दुर्व्यापार अर्थात खरीद फरोख्त जो होती थी। आगे पढ़ते हैं। दास प्रथा, बेगार अथवा बलात्श्रम, मनुष्यों का वस्तुओं की भांति क्रय विक्रय, स्त्रियों एवं बच्चों का अनैतिक व्यापार, बंधुआ मजदूरी आदि को प्रति निषिद्ध कर दिया गया है तथा इनका उल्लंघन अपराध घोषित किया गया है। अनुच्छेद 24 साथियों बच्चों के संबंध में है। इसमें बच्चों के बारे में प्रावधान किया गया है। कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। इसके अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखानों, खानों अथवा अन्य किसी जोखिमपूर्ण कार्य में नियोजन का निषेध किया गया है। साथ ही इसमें कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को किसी जोखिमपूर्ण कार्य में नियोजित नहीं किया जा सकता। इसका उद्देश्य कम आयु के बालकों के स्वास्थ्य और जीवन की रक्षा करना तथा शोषण से बचाना है। इसी के साथ अगला अधिकार हमारा है स्वतंत्रता का अधिकार। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मूल अधिकार है। इसमें अनुच्छेद 25 से 28 तक पढ़ने वाले हम। तो अनुच्छेद 25 कहता है अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। साथियों, धार्मिक आस्था जो हमारी होती है, उस धार्मिक आस्था के लिए यहाँ पर छूट दी गई है कि आप अपनी आस्था को अबाध रूप से मान सकते हैं, उसे आचरण कर सकते हैं और उसका प्रचार भी कर सकते हैं। बट इसमें साथ में ये कहा गया है कि किसी को धर्मांतरण करने के लिए किसी प्रकार का लोभ लालच नहीं दिया जा सकता है। अगर ये ऐसा किया जाएगा तो अपराध घोषित हो जाएगा। प्रचार आप कर सकते हैं। अनुच्छेद 26 में कहा गया है इसके अंतर्गत धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई है। यह स्वतंत्रता व्यक्तियों को नहीं बल्कि संप्रदायों को दी गई है। यह अधिकार सिर्फ व्यक्तियों द्वारा स्थापित संस्थाओं को प्राप्त है। यदि कोई संस्था संसद के द्वारा स्थापित की जाए तो उसे धार्मिक कार्यों के में प्रबंधन की स्वतंत्रता नहीं होगी। व्यक्तियों ने जो धार्मिक संप्रदाय कोई संस्थाएं बनाई हैं, धार्मिक संप्रदायों ने बनाई हैं, तो उन पर ये स्वतंत्रता मिलेगी। जो संसद ने अगर ऐसा किया है, कोई धार्मिक संस्था बनाई है, तो उस पर ये अधिकार लागू नहीं होगा। अनुच्छेद 27 में कहा गया है यह उपबंधित करता है कि किसी भी व्यक्ति को कोई ऐसा कर मतलब टैक्स कर देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा जिसकी आय को किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि के लिए व्यय किया जाता है। साथ ये समझ सकते हैं साफ शब्दों में कि यहाँ पर धार्मिक टैक्स की बात की जा रही है। ऐसा कोई धार्मिक टैक्स किसी व्यक्ति पर लागू नहीं किया जाएगा जिससे उसके खर्च करने से किसी धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि हो रही हो, तो ऐसा कोई टैक्स नहीं लिया जा सकता है।
अनुच्छेद 28 में कहा गया है कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना के में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसका डिटेल्स भी बताया है। कहा गया है राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। साथियों, जो राज्य निधि से पूर्णतः पोषित यानी सरकार द्वारा जो संचालित किए जा रहे हैं शिक्षा संस्थान, स्कूल्स, उनमें अगर मतलब धार्मिक शिक्षा देने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है और साफ मना किया गया है कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। साथ में आगे कहा है यदि कोई संस्था किसी न्यास या विन्यास, ट्रस्ट या एंडोमेंट के अधीन स्थापित हुई है जिसके तहत उस संस्था में धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है तो ऐसी संस्था में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। तो यहाँ न्यास या विन्यास की बात कही गई है। अगर इनके द्वारा कोई शिक्षा संस्था बनाई गई है और धार्मिक ट्रस्ट है वो और शिक्षा देना जरूरी है, धार्मिक शिक्षा देना जरूरी है तो धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, बट पूर्णतः राज्य से पोषित वाले में नहीं दी जा सकती है। तीसरा एक और कंडीशन बताया है राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता पाने वाली संस्था में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा में भाग लेने अथवा उसमें की जाने वाली धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। साथियों, अगला जो मूल अधिकार है वो है सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार। इसमें हम दो अनुच्छेद पढ़ेंगे, एक अनुच्छेद 29 और एक 30। इसमें पहले में कहा गया है अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। साथियों, अल्पसंख्यक वर्गों की जो परिभाषा गढ़ी गई है वो थोड़ी अलग प्रकार की है, क्योंकि देश में जो कहीं अल्पसंख्यक हैं वो कहीं दूसरे क्षेत्र में बहुसंख्यक भी हो सकते हैं। इसलिए पहले ये व्यवस्था की गई थी कि अल्पसंख्यकों को ध्यान में रखा गया था, लेकिन बाद में देश के सभी नागरिकों के लिए ये अनुच्छेद व्यवस्थित कर दिया गया है। इसमें अब कह दिया गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिकों जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है तो उसे बनाए रखने का अधिकार होगा, चाहे वे अल्पसंख्यक हों या फिर बहुसंख्यक हों। सभी के लिए छोड़ दिया है कि अल्पसंख्यक भी कहीं कहीं बहुसंख्यक होते हैं और बहुसंख्यक भी कहीं कहीं अल्पसंख्यक होते हैं। इसको देखते हुए कह दिया गया भारत के प्रत्येक नागरिक की जो अपनी विशेष कोई भाषा है या कोई विशेष लिपि है या कोई विशेष कल्चर है तो उसे बनाए रखने का अधिकार उसे होगा। साथ में और कहा है किसी भी शिक्षण संस्था में जो राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त है किसी नागरिक को प्रवेश देने से केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। साथियों, राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त कोई शिक्षा संस्था है तो उसमें इन किसी आधार पर प्रवेश देने से वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 30 क्या कहता है? शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। तो साथियों, अल्पसंख्यक वर्गों को भी अधिकार दिया गया कि वो अपनी शिक्षा संस्थाओं की स्थापना कर सकें और उनका प्रशासन कर सकें, मैनेजमेंट अपना चला सकें। इसमें कहा गया है भाषा या धर्म पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। साथ में और क्या कहा है? शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है। इस आधार पर कोई विभेद नहीं किया जाएगा। अगर राज्य को सहायता देनी है तो वो बराबर उसको दी जाएगी सिस्टम के अनुसार। साथियों, अगला और अंतिम मूल अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार और इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 32 में दिया गया है। साथियों, भारतीय संविधान जहां अपने नागरिकों को विशद रूप में मूल अधिकार प्रदान करता है वहीं उसे परिवर्तित करने के लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी प्रदान करता है। तो साथियों, एक साइड जहां नागरिकों को ये मूल अधिकार प्रदान किए हैं वहीं परिवर्तित कराने के लिए भी उपचारों का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 32 के तहत उपबंधित संवैधानिक उपचारों का अधिकार एक अत्यंत महत्वपूर्ण मूल अधिकार है। इसकी महत्ता को रेखांकित करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत बार परीक्षा में आती रहती है। इस अधिकार के अंतर्गत जब किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तब वह उपचार के लिए अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय की शरण में जा सकता है।
इसके अलावा मूल अधिकार के उल्लंघन होने पर अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में भी उपचार के लिए जाया जा सकता है। तो साथियों, अनुच्छेद 32 कहता है कि मूल अधिकारों के उल्लंघन होने पर सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में जाया जा सकता है। अभी उपचार होता कैसे है साथियों, तो आगे दिया गया है मूल अधिकारों के उपचार हेतु व्यवस्था क्या की गई है। मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय को 5 प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस कहते हैं इसको। इसका शाब्दिक अर्थ है शरीर को प्रस्तुत किया जाए। आगे है, यह रिट ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी के विरुद्ध जारी की जाती है जिसने किसी व्यक्ति को अवैध रूप से निरुद्ध किया है। इसके द्वारा न्यायालय में निरुद्ध या कारावासित व्यक्ति को अपने समक्ष उपस्थित कराता है तथा उसके निरोध की वैधता की परीक्षा करता है। साथ में और कहा है, निरोध का विधिक औचित्य न होने पर निरुद्ध व्यक्ति को छोड़ने का आदेश दिया जाता है। इस रिट हेतु याचिका निरुद्ध व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की जा सकती है। दूसरी रिट है साथियों परमादेश, मैंडेमस कहते हैं इसको। इसका शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं। इसमें बताया गया है, इसके तहत न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति, लोक प्राधिकारी, अधीनस्थ न्यायालय, सरकार या निगम को उनके विधिक या सांविधिक या लोक कर्तव्यों को न करने का या अवैध रूप से न करने का आदेश दिया जाता है। और आगे कहा है, अतः इस रिट का प्रयोग ऐसे अधिकारी को आदेश देने के लिए किया गया जाता है जो सार्वजनिक कर्तव्यों को करने से इनकार या उपेक्षा करता है। तीसरी जो रिट है उसका नाम है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। इसका अर्थ है मना करना। यह निषेधाज्ञा की भांति है। इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करने से निषिद्ध किया जाता है जो उसमें निहित नहीं है। यह रिट सिर्फ न्यायिक या अर्ध न्यायिक कृत्यों के विरुद्ध जारी की जाती है, वह भी तब जब कार्यवाही किसी न्यायालय या अधिकरण के समक्ष लंबित हो। चौथी रिट होती है साथियों उत्प्रेषण। इसका शाब्दिक अर्थ होता है पूर्णतया सूचित कीजिए। इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को अपने समक्ष के मामलों को वरिष्ठ न्यायालयों को भेजने का निर्देश दिया जाता है। अंतिम रिट है साथियों अधिकार प्रक्षा, क्यू वारंटो। इसका शाब्दिक अर्थ है कि आपका प्राधिकार क्या है। यह रिट ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है जो किसी लोक पद को अवैध रूप से धारण किए हुए है। यहाँ पर लोक पद को अवैध रूप से धारण किए हुए है। इसके द्वारा उससे यह पूछा जाता है कि वह किस प्राधिकार से उस पद को धारण किए हुए है। यदि वह इसका कोई सुआधारित उत्तर नहीं देता है तो उसे उस पद से हटाकर पद को रिक्त घोषित कर दिया जाता है। साथियों, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। धन्यवाद।